नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं रोज सैनी द्वारा लिखित खूबसूरत उपन्यास कोख से कोठे तक। आज की कहानी प्रतिबिंब। सुहानी एक बड़े से ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रही थी। मुंबई जैसे महानगर में वो बस अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। जितना जल्दी हो सके उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। पहली बार वो मुंबई जैसे बड़े शहर में इंटरव्यू के लिए आई थी। थोड़ी देर में एक बूढ़े पियन ने आकर उससे कहा, आप सुहानी आधारशिला हैं? सुहानी झट से बोली, जी हाँ। जाइए, मैडम आपको अंदर बुला रही हैं। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी कैफेटेरिया की ओर मुड़ गया। सुहानी उठी और तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मैं आई कम इन मैडम? यस प्लीज़ कम इन। बेहद मखमली आवाज़ सुहानी के कानों में पड़ी। शानदार ऑफिस की बड़ी सी टेबल के पीछे एक शानदार कुर्सी पर बैठी थीं मिसेज मानसी साहनी। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर तेज और होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उन्होंने दरवाजे से अंदर आने वाली लड़की का स्वागत किया। उन्होंने सुहानी के चेहरे पर एक उड़ती हुई सी निगाह डाली, लेकिन उस लड़की के चेहरे में कुछ ऐसा था कि उनकी निगाहें उसके चेहरे से चिपक सी गईं। लड़की का चेहरा हूबहू मिसेज साहनी जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मिसेज साहनी अपने आप को फिर से जवान रूप में अपने ही सामने देख रही हैं। उनकी आंखें हैरानी और परेशानी के भाव लिए फैलती चली गईं। उन्होंने इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। मन में उठ रहे हजारों प्रश्नों ने उनको क्षण भर में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। खुद को कंट्रोल करते हुए उन्होंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को मुस्कुराहट में छिपाने का प्रयास करते हुए सुहानी को बैठने का इशारा किया। थैंक यू मैडम कहकर सुहानी बैठ गई। लगभग 1 मिनट तक मिसेज साहनी सुहानी का चेहरा देखती रहीं। वही चेहरा, वही मोहरा, ऐसे ही तो दिखती थी मैं जवानी में, बिल्कुल जैसे मेरा ही प्रतिबिंब हो मेरे सामने। यकीन नहीं आता, क्या ये सच है कि परमात्मा एक जैसे चेहरे के 2 लोग बनाता ही है? उनके इस तरह देखने पर सुहानी अनकंफर्ट महसूस करने लगी। क्या बात है मैडम, आप ठीक तो हैं ना? ना चाहते हुए भी सुहानी पूछ बैठी। मिसेस साहनी थोड़ा सक पका गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप? जी, मैं राजस्थान से हूँ। तो मुंबई में क्या कर रही हैं? मेरा मतलब मुंबई आने का कुछ खास कारण? मैडम, काफ़ी समय से मैं राजस्थान में रही हूँ, लेकिन फिर भी राजस्थान को मैंने छोड़ दिया हमेशा के लिए। कुछ मजबूरी थी, मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, इसीलिए मैं मुंबई चली आई। क्योंकि मैंने सुना है मुंबई में सबको काम मिल जाता है, जीवन यापन करने में यहाँ कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए मैं आपके ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ। ओके, आप रिज्यूम और डॉक्यूमेंट दिखाइए। मैडम, मैं बस 12वीं पास हूँ। सुहानी अपनी फ़ाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली। थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी मुझे आता है, बाकी सीखने में मैं एक्सपर्ट हूँ। आप मुझे जो भी काम देंगी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ उसे झट से सीख लूँगी। वो लगातार बोले जा रही थी और मिसेस साहनी उसके चेहरे में खोई हुई थी। उसकी आंखों के नीचे ठीक वैसा ही तिल था, वैसा ही निशान जैसा मिसेस साहनी के था। उनके हाथ, उसके बाल, उसकी स्माइल, उसकी आंखें सब मेरी जैसी हैं। यह देखकर अंदर ही अंदर घबरा उठी मिसेस साहनी। यह कौन है जो मेरे सामने बैठी है, बिल्कुल मेरे वजूद में लिपटी हुई? मैं तो इसको जानती भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे मेरा कोई ना कोई नाता ज़रूर है। कौन है यह? मानसी साहनी के दिमाग में ये प्रश्न धड़ धड़ करके बज रहा था। एक अजनबी लड़की जिसकी वाइब से उसे अपनेपन का सा एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था। देखो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सुहानी आधारशिला। फाइल में नाम पढ़ते हुए थोड़ी अचकचाई मिसेस साहनी। ये कैसा सरनेम है तुम्हारा? मानसी ने हैरानी से पूछा। मैडम, राजस्थान में आधारशिला एक बहुत बड़ा फेमस जगह है, वहीं पर आधारशिला नाम का एक अनाथ आश्रम है। मैं वहीं पड़ी बड़ी हुई हूँ, इसीलिए मेरा सरनेम आधारशिला है।
सुहानी ने मायूसी भरे अंदाज में कहा। शायद किसी ने मुझको इस लायक ही नहीं समझा कि वो मुझे अपना सरनेम दे सके। सुहानी की ये बात सुनकर मानसी साहनी को गहरे तक दिल छू गया। कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होते। ज़िंदगी संघर्ष का ही दूसरा नाम है। वैसे अभी हमने जिस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स बुलाए हैं वो मेरे असिस्टेंट के लिए है। मुझे एक अच्छी और समझदार असिस्टेंट चाहिए अपने लिए, लेकिन तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन बहुत कम है। पता नहीं तुम कर भी पाओगी कि नहीं। मैडम प्लीज़, आप जो कहेंगी मैं सब कुछ करूँगी, आपका खूब ध्यान रखूँगी। बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए और ये जॉब मुझे दे दीजिए। सुहानी हाथ जोड़कर बोली। पर मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ बेटा। मैडम, मेरे रिज्यूम में सब लिखा है मेरे बारे में। मुझे इस बड़े शहर में जीने के लिए ये नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मुझे ये नौकरी चाहिए। प्लीज़ मुझे एक मौका दें। प्लीज़ मैडम। बोलते बोलते रो पड़ी सुहानी। अरे अरे बेटा, प्लीज़ तुम रो नहीं। मिसेस साहनी के दिल को दुखा गए सुहानी के आंसू। अच्छा ठीक है, मैं तुमको ये नौकरी ज़रूर दे दूँगी, लेकिन एक कंडीशन तुमको फुलफ़िल करना होगा। वो क्या मैडम? सुहानी के चेहरे पर अचानक डर के भाव उभर आए। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अब तक कहाँ रही? कौन कौन है तुम्हारी लाइफ में? और मुझे तुम्हारी सारी कहानी जाननी है। उसके बाद ही तुम्हें मैं ये जॉब दे पाऊँगी। लेकिन जो भी बताना, सच सच बताना। अगर ज़रा भी झूठ हुआ तो मैं अभी कह देती हूँ, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं झूठे लोगों को पसंद नहीं करती। तुम्हारे जीवन में चाहे जैसा कुछ भी हुआ हो, अच्छा बुरा, मुझे सब कुछ बताओ। बस यही है इस जॉब को पाने की कंडीशन। होप तुम समझ सकती हो। तुम पर भरोसा करने के लिए मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी का ये पूरा सफ़र जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ मैडम, मैं बताऊंगी आपको, सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैं बहुत आभारी रहूंगी आपकी, अगर आप मुझे यहाँ नौकरी देती हैं तो। सुहानी ने हाथ जोड़कर बोला। सुहानी मिसेस साहनी को अपनी कहानी सुनाने लगती है। बात शुरू होती है तब जब आधारशिला अनाथ आश्रम के बाहर रात के 3 बजे कोई नन्ही सी 1 महीने की बच्ची को छोड़ गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बच्ची को छोड़कर जाने वाला शायद बहुत जल्दी में रहा होगा कि वो दरवाजे के बराबर में रखे पालने को भी न देख सका और बच्ची को गीली ज़मीन पर ही छोड़कर भाग गया। अरे इमराना, ज़रा देख तो, बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। मकसूद मियाँ की आंख खुली तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई। छन्नो, ओ छन्नो, कहाँ मर गई? बच्चा बाहर रो रहा है और तू सोई पड़ी रह बस। मुझे ही इस बुढ़ापे में उठाते हो, शर्म नहीं आती ज़रा सी भी। इमराना बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। अरे अम्मा, काहे को बोलती हो इतनी ज़ोर ज़ोर से? हार्ट अटैक पड़ जाएगा किसी दिन। यूं ही अल्लाह को प्यारी हो जाओगी, पता भी नहीं चलेगा, समझी? छन्नो लाल रंग के तौलिए में लिपटी बच्ची को उसकी गोद में देते हुए बोली। लो, लड़की है, इसे छोड़ गया कोई बाहर। कुत्ते आ गए थे बेचारी बच्ची को खाने के लिए, वो तो मैंने दौड़ कर भगाया उनको। समय पर पहुंच गई और बचा लिया, वरना न जाने क्या करते वो। पता नहीं कौन हरामी था, अपना कलंक इस बच्ची के माथे पर मढ़कर अंधेरे में गायब हो गया, अपनी उजली दुनिया में इज्जत से जीने के लिए। छन्नू बड़बड़ाती हुई अपने बिस्तर पर ठेर हो गई। इमराना ने बच्ची को बिस्तर पर लेटा दिया, फिर उसे बोतल से दूध बनाकर दिया। नन्ही सी बच्ची न जाने कब से भूखी थी, झट से बोतल का दूध खत्म कर दिया। बूढ़ी इमराना ने कंधे से लगाकर उसे डकार दिलवाई। ज़रा से दूध से ही उस मुर्दा से जिस्म में जैसे जान आ गई। इमराना बी के खुरदरे से हाथों के स्पर्श से वो रोने की जगह मुस्कुरा उठी और उसके साथ खेलने के लिए हाथ पैर मारने लगी। सो जा जालिम, तू पहले ही मेरी नींद खराब कर चुकी है, अब यूं मुस्कुरा के मत देख, तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। नन्ही जान उसकी बात पर फिर से मुस्कुरा दी, जैसे इमराना बी की सारी बात समझ गई हो। इमराना उसे गोद में लेकर सुलाने लगी। तभी उनकी निगाह उसके कपड़ों में उलझी सोने की चेन पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। जल्दी से
चेन अपने कब्जे में कर ली। वाह मेरी बच्ची, तू तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई है। इस सुहाने मौसम में मुझ पर मेहरबानी की है। तेरा नामकरण इस मौसम के नाम, आज से तेरा नाम सुहानी होगा। इमराना ने नन्ही सुहानी के माथे को चूमकर अपने सीने से लगा लिया। नन्ही सुहानी जैसे प्यार भरे स्पर्श की गर्माहट को महसूस कर रही थी। वो 2 मिनट में ही सो गई। कौन जानता था अभी इस नन्ही सी बच्ची के जीवन में क्या क्या झेलना लिखा है। शायद ये सुकून भरी नींद कहीं उसकी आखिरी नींद न हो। इमराना सोती हुई बच्ची को देख रही थी। बिल्कुल मक्खन सी थी वो। भला 1 महीने तक अपने पास रखने के बाद कोई कैसे इसे अपने से दूर कर पाया होगा। कितना जालिम इंसान होगा वो, जो इस मासूम सी बच्ची को यूं छोड़कर भाग गया। या हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। पता नहीं किस धर्म की है। हिंदू धर्म में तो बच्चियों को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। अरे हिंदू क्या, सभी धर्मों में नन्हा बच्चा तो फरिश्ते का रूप होता है। कैसा इतने जालिम हो जाता है इंसान, जो इन फरिश्तों को भी मैले कपड़ों की तरह फेंक देता है। कुछ तो मजबूरी ज़रूर रही होगी इसे छोड़ने वाले की। इस मासूम का चेहरा देखकर मुझ जैसी पत्थर दिल का दिल भी पिघल गया तो वो तो इसके जन्मदाता रहे होंगे ना। इस बच्ची में कुछ तो था जो मुझ जैसी पत्थर दिल औरत भी इसको चूम रही है। क्योंकि पूरे अनाथ आश्रम में इमराना को तो बस बच्चों को मार पिटाई से और सज़ा देने के लिए ही याद किया जाता था। हर दम गुस्सा उसकी नाक पर रखा होता था। उसका तो कहना ही था कि बच्चे सिर्फ मार से सुधरते हैं, प्यार से नहीं। अनाथ आश्रम का कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने इमराना की बूढ़ी हड्डियों की मार के दर्द न झेले हों। हाँ, अगले दिन रोज़ की तरह आधारशिला अनाथ आश्रम के बाहर 10-12 बेकारी औरतें आकर खड़ी हुई थीं। वो किराए पर अनाथ आश्रम के छोटे छोटे बच्चों को लेने आई थीं, क्योंकि यह बच्चे टूरिस्ट प्लेस पर भीख मांगने के काम आते थे। छोटे छोटे बच्चों को देखकर उनको ज़्यादा भीख मिलती थी। यह रोज़ का काम था जो चोरी छुपे तौर पर इस अनाथ आश्रम में रोज़ ही होता था। औरतें यहाँ से बच्चों को किराए पर लेती, पूरा दिन तपती धूप में बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती और शाम को किराए के पैसे के साथ बच्चों को वापस कर जाती थीं। यही थी उनकी दिनचर्या। और अब यह सब नन्ही सुहानी को भी झेलना था। यहीं से शुरू हो गई थी सुहानी की नई ज़िंदगी। अरे ज़रा उस बच्चे को तो लेकर आओ जो रात को दरवाजे पर पड़ी मिली थी। उसके पेपर तो तैयार कर दो, रजिस्टर में नाम तो लिखवा दो, या ऐसे ही उसे कमाई पर लगा दोगे। मकसूद मियाँ अपने ऑफिस से बैठे बैठे चिल्ला कर बोली। कल को कोई आ गया हम पर उंगली उठाने के लिए तो हमारे पास जवाब तो होना चाहिए ना। अरे सब ऊंच नीच देखनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता पुलिस या कोई NGO वाले हर रोज़ यहाँ आकर धरना देते रहें। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात या सब बहरे हो गए? कहे देता हूँ सबको नौकरी से निकाल दूँगा अगर ढंग से काम नहीं करोगे तो। जल्दी से मुझे दिखाओ उस बच्ची को, ठीक ठाक है कि नहीं, हाथ पैर सही सलामत हैं कि नहीं। क्या क्या था उस बच्ची के साथ, बताओ आकर, जल्दी बताओ मुझे। इमराना, छन्नो, दोनों आकर ऑफिस में मिलो जल्दी। मकसूद मियाँ की आवाज़ पर पूरे अनाथाश्रम में खलबली सी मच गई। छन्नो और इमराना ने नन्ही बच्ची की सारी डिटेल्स मकसूद मियाँ को ला कर दी। लाल रंग के तौलिए में लिपटी नन्ही सुहानी
सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। नन्हे पैरों में कपड़े के जूते और हाथों में चांदी के कंगन खनक रहे थे। छन्नू ने बच्ची को मकसूद मियाँ के टेबल पर रख दिया। लो, देख लो और लिख लो, बाद में मत कहना कि यह निकला और वह निकला। मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं दिखाया। इमराना हाथ मटका कर बोली। हाँ हाँ, पता है मुझे तू कितनी ईमानदार है, मकसूद मियाँ ने खीसें निपोरते हुए बोला। मकसूद मियाँ जब तक उस छोटी बच्ची का वज़न तौल कर उसके हाथ पैरों की जांच कर रहे थे, तब तक छन्नू ने बाहर खड़ी भिखारन को एक एक कर बच्चे थमाए और जल्दी जल्दी उनको चलता किया। ये काम बड़ी सावधानी से चोरी छिपे किया जाता था। लगता है किसी अच्छे घर का बच्चा है ये। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, इमराना ने फट से कहा। बच्ची की किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कोई इसको लेने के लिए, मेरा मतलब है कि अडॉप्ट करने के लिए भी आ जाए। मैं क्या कहती हूँ मकसूद मियाँ, अभी इस बच्ची को भीख मांगने पर मत लगाना। अभी बहुत छोटी है, 6 महीने की हो जाए तो थोड़ी संभल जाएगी, बाकी जो तुम्हारी मर्जी। अरे तो तब तक इसका खर्चा कौन उठाएगा? दूध का, पानी का, साबुन का, दवाई का खर्चा तू तो जानती है इमराना भी, यहाँ तो सभी को काम करना पड़ता है। ज़्यादा कोई डोनेशन तो आता नहीं हमारे अनाथ आश्रम में, जैसे तैसे खींच तान कर बस सबका पेट भर पाता है। वैसे तुम ठीक कह रही हो, कोई अच्छी पार्टी मिल गई तो इस बच्ची के 2-3 लाख तो मिल ही जाएंगे। मकसूद मियाँ ने लालची निगाह से उसको देखा। अभी मकसूद मियाँ और इमराना बात ही कर रहे थे कि तभी सिन्हा साहब ने अंदर कदम रखा। सुबोध सिन्हा नीति आयोग के बाल सुधार विभाग के सीनियर पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से सस्पेंड होकर घर बैठे हैं। पक्के रिश्वतखोर आदमी हैं। सिन्हा साहब की बहुत दिनों से नज़र थी इस अनाथ आश्रम पर। बहुत लोगों ने उन्हें बताया था कि इस आश्रम में कुछ गैर कानूनी काम होते हैं। उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो आए दिन अनाथ आश्रम के चक्कर लगाते रहते थे। अरे आइए सिन्हा साहब, मकसूद मियाँ ने उन्हें देखते ही उनके लिए कुर्सी खाली की। अरे मकसूद मियाँ, कैसे हो? बहुत बड़ी पार्टी है, एक बच्चा गोद लेना चाहती है, कोई हो तो मुझे बताना। जी जी सिन्हा साहब, एक नन्ही सी बच्ची कल ही हमारे पास आई है, अगर आपको ठीक लगे तो देख लो। इसे कल ही हमारे अनाथ आश्रम में कोई फेंक गया था, 1 महीने की है अभी। मैं और इमराना अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा है, जितना जल्दी किसी के घर चली जाएगी तो इसकी परवरिश अच्छे से ही हो जाएगी। लेकिन जनाब बताइए तो सही, कौन है जो बच्ची को गोद लेना चाहता है? अरे मकसूद, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। वो हमारी दूसरी बेगम है ना, माशाल्लाह प्रेग्नेंट हो गई थी। हमने सोचा कि अब बच्चा आ जाएगा तो उसका मन भी लगा रहेगा और हमारी तरफ से उनका ध्यान भी हट जाएगा। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बच्चा 8वें महीने में पैदा हुआ और मर गया। बस तभी से उनका खिला खिला चेहरा मुरझा गया है। सिन्हा साहब ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। लेकिन जनाब, बीवी तो नहीं है ना वो आपकी, वो तो रखैल है ना, आपसे उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। मकसूद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अरे तुम तो जानते हो, बहुत से काम हमें महिलाओं के उत्थान के लिए भी तो करने पड़ते हैं। बेहूदगी से हंसकर सिन्हा साहब बोले। पर बच्ची को बाप का नाम तो मिल नहीं पाएगा। आज उसकी माँ को लोग गलत निगाह से देखते हैं, कल उसको भी देखेंगे। मकसूद गहराई से सोचते हुए बोला। अरे तुम्हें क्या करना है मकसूद? तुमने क्या आने वाली हर लड़की का ठेका ले रखा है? और ध्यान रखो, मेरे को भूल कर भी मना करने की कोशिश भी मत करना। सब कमियां और काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा रखता हूँ मैं। माना अभी अपनी कुर्सी पर नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन वापस आऊँगा हर काम का सूद सहित मेहनताना वसूल करूँगा, ध्यान रखना। सिन्हा साहब की आवाज़ में धमकी भरी हुई थी। क्यों नाराज़ होते हैं आप साहब? हमारे यहाँ पर कमियां हैं, उसी कारण हम आपको मना नहीं कर सकते। आप तो हमारे कर्ता धर्ता हैं। अब बच्चों की ज़रूरत
आपको है तो भला कैसे मना कर सकता हूँ। और कुछ अच्छा हो ना हो, बच्चे की परवरिश तो अच्छी ही होगी, ये तो मैं जानता हूँ। बाकी सब उस खुदा की मर्ज़ी भाई, सबकी किस्मत तो वही लिखता है ना। मकसूद मियाँ खिसियानी सी हंसी हंस कर बोले, ठीक है, मैं कल तक पेपर वर्क तैयार करवा लूँगा। आप तो जानते ही हो हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें भी कल को कानून को जवाब देना पड़ सकता है। हो सकता है कल बच्ची के अपने परिवार वाले आ गए तो मैं क्या बोलूँगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी मजबूरी। और बच्ची का मामला है, और बच्ची का मोल भाव बच्ची की होने वाली माँ से ही करना होगा या आपसे। मकसूद ने सिन्हा साहब को टटोलना चाहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमारे तुम्हारे बीच में ये रुपए पैसे की बात कहाँ से आ गई भला। चील के मुंह से मांस चुराने की भूल कर रहे हो मकसूद। कहीं ऐसा ना हो कि चील तुम्हारी आंखें ही निकाल कर ले जाए। अब इस उम्र में अंधे होकर बाकी का जीवन कैसे गुजारोगे भला। तो ज़रा होश से काम लो। मेरे से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश भी मत करना। ठीक है साहब, आपको जो ठीक लगे वो दे देना, अनाथ आश्रम के अनाथ बच्चों के नाम पर। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी कल तक पेपर रेडी हो जाएगा। अरे मकसूद, पेपर की क्या ज़रूरत है, उधर वो बच्चा मरा और इधर ये पैदा हो गया, बस और क्या। नहीं नहीं, यह बात नहीं मान सकता मैं आपकी। मकसूद सिन्हा साहब की बात को बीच में ही काटता हुआ बोला, कल को बच्चे के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है और पुलिस हमारे को आकर पकड़ती है तो जवाब कौन देगा साहब। ना जी ना, पेपर तो बनेंगे और आपको साइन भी करने पड़ेंगे। मेरा मुंह मत खुलवा मकसूद, जवाब देने की ज़रूरत तो तब भी पड़ेगी जब पुलिस को ये पता चलेगा कि तुम छोटे बच्चे किराए पर देते हो भीख मांगने वालों को। कहानी का अगला भाग सुनना और पढ़ना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।